बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक जो चैप्टर 5 का हमने स्टडी करना है वो है नेस्टेड क्यूरीज। नेस्टेड क्यूरीज क्या होती हैं? जिस तरह हम एक प्रोसीजर के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोसीजर के अंदर दूसरा प्रोसीजर ऐड कर देते हैं और जब हम वो प्रोसीजर कॉल करें तो वो जो इनर प्रोसीजर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इसी तरह नेस्टेड क्यूरीज काम करती हैं। अब नेस्टेड क्यूरीज कैसे, इनका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ये है कि एक आउटर पार्ट होता है और एक इनर पार्ट कहलाता है। अब ये इसके जो अंदर है, इनसाइड है, वो इनर पार्ट कहलाएगा। जैसे इनर प्रोसीजर होता है इस तरह ये क्यूरी का इनर पार्ट होगा और जो बाहर है आउटसाइड पे है वो आउटर पार्ट होगा। तो बेसिकली इन जो है वो कीवर्ड कहलाता है, यानी जब भी हमने एक नेस्टेड क्यूरी यूज़ करनी है या तो इन यूज़ करना है या नॉट इन यूज़ करना है, या आगे हम देखेंगे एग्जिस्ट कीवर्ड है और इस तरह नॉट एग्जिस्ट कीवर्ड है। तो क्यूरी है फाइंड द नेम ऑफ द सेलर्स हु हैव रिजर्व बोट नंबर 103। इसको हम सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं और नेस्टेड क्यूरीज के मेथड से भी कर सकते हैं। नेस्टेड क्यूरीज में यह है कि इसको लिखने का भी ज़रा ये आसान तरीका है और इसमें जो जो अगर हम इसको डीबग करना चाहें तो वो भी बहुत आसान है कि हम दो रिलेशन में सिर्फ जाएंगे, एक एस डॉट एस नेम फाइंड करेंगे और यहाँ हम रिजर्व रिलेशन में जाएंगे। इसमें ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम नेस्टेड क्यूरीज यूज़ कर रहे हैं। अब हम टेबल्स को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये नेस्टेड क्यूरीज का फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इसकी सिंपलिसिटी, यानी लिखने का जो मेथड है वो बहुत इजी है। अब फाइंड द नेम ऑफ सेलर्स हु हैव रिजर्व बोर्ड नंबर 103, तो वो उसी तरह सिलेक्ट एस डॉट एस नेम ऑफ सेलर्स एस वेयर, यहाँ पे नेस्टेड क्यूरीज आ जाती हैं। एस डॉट एस आई डी इन, यानी एस डॉट एस आई डी जो है वो इन इसमें होगी, किस में होगी? select r.sid from reserves r where r.bid is equal to 103। यानी हम रिजर्व रिलेशन से हम देख रहे हैं कि उससे किस सेलर ने 103 बोट नंबर 103 फाइंड रिजर्व की है, उसकी हम r.sid फाइंड कर रहे हैं रिजर्व रिलेशन से और उनको देख रहे हैं कि यहाँ पे बुलियन कंडीशन के वेयर s.sid इन select r.sid ये इसके यानी इक्वल है या नहीं है। यानी यहाँ से अगर हम टेबल में देखें तो रिजर्व्स की जो एस डॉट एस आई डी है, ये रिजर्व्स की एस डॉट एस आई डी वो सेलर्स की एस डॉट एस आई डी वेयर बोट नंबर जो है वो 103, ये एस आई डीज इक्वल है या नहीं है। जहाँ पे भी बोट नंबर 103 होगी और बोथ सेलर्स और रिजर्व्स और सेलर्स की एस आई डीज इक्वल हो जाएंगी, वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और क्यूई का रिज़ल्ट जो है वो एस डॉट एस नेम जो है वो हमें मिल जाएगा। इस तरह नेस्टेड क्यूरीज काम करती हैं। ये इसके डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे काम करती हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। इसी तरह ये 3 रिलेशंस हों तो इसका मतलब है कि हमें 3 दफ़ा 3 रिलेशंस में जाना पड़ेगा। फाइंड द नेम्स ऑफ सेलर्स हु हैव रिजर्व्ड अ रेड बोट। जैसे हमने पीछे देखा था, पीछे हमने जॉइन से कर ली थी, अब हम नेस्टेड क्यूरी, उसी को हम नेस्टेड क्यूरी से करते हैं। तो इसके लिए बेसिकली क्या होगा कि उसके लिए हमें 3 रिलेशन में जाना पड़ेगा। सेलर्स, क्योंकि सेलर्स के नेम फाइंड करने हैं। रिजर्व रिलेशन, क्योंकि वहाँ से रिजर्व की इंफॉर्मेशन मिलेगी। और बोट रिलेशन, जहाँ से हमें बोट का कलर पता चलेगा कि रेड बोट किसने रिजर्व की है। तो सबसे पहले हम इनर मोस्ट देखते हैं कि सिलेक्ट बी डॉट बी आई डी फ्राम बोट्स बी वेयर बी डॉट कलर इज इक्वल टू रेड, यानी ऐसे बोट्स जिनका कलर रेड है उनकी बी आई डी फाइंड कर लें। अब रिजर्व्स में आए, रिजर्व से बी आई डी मैच करें जिनकी एस आई डी रिजर्व में मौजूद है, जिन्होंने वो बोट का कलर रेड है, उन्होंने वो रेड कलर की बोट जो है उन्होंने रिजर्व की हुई है।
वहाँ से आपको SID मिलेगी और SID से आपको सेलर्स में S.S नेम यानी नेम पता चल जाएगा। तो ये हमें 3 रिलेशंस में जाना पड़ा है, लेकिन ये लिखने का तरीका कितना सिंपल है। और यहाँ से आप इसको डीबग करना चाहें तो डीबग भी बहुत आसानी से कर सकते हैं कि 3 लेवल्स हैं। ये इनर मोस्ट क्यूरी है, ये उसके बाद मिडल और ये अपर आउटर क्यूरी। तो ये लिखने में भी आसान है और इसको डीबग करना भी आसान है। लेकिन पहले जो हमने यही क्यूरी की थी वो जॉइन से की थी। जॉइन से ज़रा टेबल्स को जॉइन करना पड़ता है, तो वो ज़रा उसकी क्यूरी की वैल्यूएशन जो है वो, यानी माइंड में क्यूरी की वैल्यूएशन जो है वो ज़रा डिफ़िकल्ट होती है। इसी तरह फाइंड द नेम्स ऑफ सेलर्स हु हैव नॉट रिजर्व्ड द रेड बोर्ड, तो उसमें इन की जगह पे नॉट इन आ जाएगा कि यहाँ से पहले आप रेड बोर्ड फाइंड करें, रेड बोर्ड जिन्होंने रिजर्व की है, और S.SID नॉट इन यानी S.SID उनमें मौजूद नहीं होना चाहिए जिन्होंने रेड बोर्ड फाइंड की है, क्योंकि हु हैव नॉट रिजर्व्ड अ रेड बोर्ड ये हमें क्यूरी में बताया हुआ है, पूछा हुआ है कि हु हैव, ये बताया हुआ है कि हु हैव नॉट रिजर्व्ड अ रेड बोर्ड। ठीक है, तो इन की जगह नॉट इन आ जाएगा सिंपली। कोरिलेटेड नेस्टेड क्यूरीज में इन की जगह एग्जिस्ट आ जाता है, क्योंकि उसमें 2 रिलेशंस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सेलेक्ट S.S नेम फ्रॉम सेलर्स S वेयर एग्जिस्ट सेलेक्ट स्टैरिक की जगह हम कोई फील्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कॉलम फील्ड या एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम रिजर्व्स R वेयर R.BID इज इक्वल टू 103 एंड R.SID इज इक्वल टू S.SID। यहाँ पे कॉलम जॉइन जो है वो इनर मोस्ट क्यूरी में हो रहा है, और इस में वही ये क्यूरी है फाइंड द नेम्स ऑफ सेलर्स हु हैव रिजर्व बोर्ड नंबर 103। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि हमने यहाँ पे इन नहीं यूज़ किया, यानी वो जो इनर मोस्ट क्यूरी और आउटर मोस्ट क्यूरी उसका कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया। इसमें हमने दोनों रिलेशंस को ज्वाइन किया और सिलेक्ट कमांड से एग्जिस्ट बुलियन कंडीशन यूज़ की है। या एग्जिस्ट का या तो आंसर येस आएगा या नो आएगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट जो है ये बुलियन ऑपरेटर है। या इसका रिज़ल्ट आएगा कि येस, ये ऐसे 103 ऐसे रिजर्व्स में सेलर हैं जिन्होंने बोर्ड नंबर 103 रिजर्व की हुई है, उसका आंसर येस आ जाएगा। वहाँ से हम S.S नेम उठा लेंगे। लेकिन अगर इसका रिज़ल्ट जो है वो नो आएगा तो फिर उसका S.S नेम वहाँ से नहीं पिक करेंगे। तो ये एक और तरीका है इसको क्यूरी को लिखने का, इसे कहते हैं कोरिलेटेड नेस्टेड क्यूरीज। यानी इसमें क्या किया है कि जॉइनिंग भी यूज़ की है और बुलियन कंडीशन भी यूज़ की है। तो ये कोरिलेटेड क्यूरी होगी। सेट कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं वो क्या वो सिर्फ ये काम करते हैं जो सेट, जिस तरह सेट कंपैरिजन हम यूज़ करते थे, एक सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो लेस दैन इक्वल टू नॉट इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड ग्रेटर दैन। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं ये सेट ऑपरेटर्स, सेट कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें एनी या ऑल कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। हमें या तो हम एनी यूज़ करेंगे या हम ऑल यूज़ करेंगे। अब फाइंड सेलर्स हुज रेटिंग इज़ बेटर दैन सम सेलर्स कॉल्ड होरेशियो, यानी ऐसे सेलर्स फाइंड करें जिनकी रेटिंग जो है वो होरेशियो से, कोई भी सेलर होरेशियो जो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है होरेशियो
प्राइमरी की नहीं है तो रेशियो जो है वो कई ज़्यादा भी हो सकते हैं। रेशियो ज़रूरी नहीं है वो एक ही हो, ये प्राइमरी की नहीं है। प्राइमरी की तो s.sid है। तो फाइंड सेलर whose rating is better than some seller called Horatio। ये भी उसी तरह करेंगे, सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि s डॉट रेटिंग, अब रेटिंग जो है वो हम कंपेयर करेंगे इज ग्रेटर दैन रेटिंग इज ग्रेटर दैन एनी, यानी कोई भी हो रेशियो। सिलेक्ट s2 डॉट रेटिंग उसी सेलर्स के दूसरे इंस्टेंस में, यानी ये इसे कहते हैं एलियस। ये फर्स्ट एलियस है, ये सेकंड एलियस है। यानी ये सेलर्स s जो है ये इसे हम कहेंगे ये s फर्स्ट एलियस है और s2 जो है वो सेकंड एलियस है। वेयर s2 डॉट s नेम इज इक्वल टू होरेशियो, यानी ऐसे सेलर्स जिनकी रेटिंग होरेशियो, किसी भी सेलर होरेशियो से ज़्यादा है, तो ये ग्रेटर देन आ जाएगा यहाँ पे। और ग्रेटर देन के साथ या तो एनी लगाते हैं या ऑल लगाते हैं। यहाँ पे हमने एनी लगाएंगे क्योंकि उसने पूछा हुआ है इज बेटर देन, रेटिंग इज बेटर देन सम सेलर कॉल्ड होरेशियो, तो यहाँ पे हम एनी लगाएंगे, ऑल नहीं लगा सकते। ऑल से फिर ऐसी क्यूरी ये बन जाएगी ऑल द सेलर्स नेम्ड होरेशियो, ठीक है। तो चूँकि ऑल द होरेशियो नहीं उसने पूछा, सेलर्स नहीं पूछा हुआ, उसने सम सेलर कॉल्ड होरेशियो पूछा हुआ है, तो इसलिए ग्रेटर देन एनी लिखेंगे, ऑल नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे ऑल आ गया, यहाँ पे उसने ऑल पूछा है। फाइंड द सेलर्स विद द हाईएस्ट रेटिंग। हाईएस्ट रेटिंग क्या करेंगे, दोनों दफ़ा हम ये एलियस बना के तो सेलर्स रिलेशन में जाएंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल, जो कीवर्ड है वो ऑल यूज़ करेंगे क्योंकि उसने हाईएस्ट रेटिंग पूछी हुई है। तो सिलेक्ट s.sid फ्रॉम सेलर्स s, वे सेलर s.rating, उसकी रेटिंग जो है that should be greater than all sellers। ये भी सेलर्स ही हैं, ये भी दोबारा हम सेलर्स सिलेक्ट कर रहे हैं और ये सेलर्स इसका सिलेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे ये एलियस सेकंड एलियस बनाया हुआ है। यहाँ पे भी हम सेलर्स देख रहे हैं और यहाँ पे भी हम सेलर्स देख रहे हैं, लेकिन वो सेलर्स एक एक सेलर्स को उठा के उसका कंपैरिजन कर रहे हैं बाकी सेलर्स के साथ। तो इस तरह जो हाईएस्ट रेटिंग जिस सेलर की होगी वो सेलर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ग्रेटर देन ऑल, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल, सिलेक्ट s2 डॉट रेटिंग फ्रॉम सेलर्स s2, ठीक है जी। सेट कंपैरिजन्स में इन जो है वो एनी के इक्वल है और नॉट इन जो है वो नॉट इक्वल, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल इसके इक्वल है, यानी नॉट इन मीन्स नॉट इक्वल, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। ये अब आप ये पहली जो हमने क्यूरी जो है वो लिखी थी वो इंटरसेक्ट और यूनियन से लिखी थी, लेकिन अब हम जो है वो एक क्या करेंगे कि एक क्यूरी जो है वो उसको अलग कर लेंगे और सेकंड क्यूरी को इन में ले आएंगे, यानी नेस्टेड क्यूरी में ले आएंगे। तो एक दफ़ा जो है वो क्यूरी रेड बोट के लिए फाइंड द नेम्स ऑफ सेलर्स हु हैव रिजर्व बोथ अ रेड एंड अ ग्रीन बोट। तो पहले एक दफ़ा रेड के लिए कंप्यूट कर लेंगे, ये रेड के लिए कंप्यूट कर लिया। एंड s.sid इन, ये एंड जो है ये अब इंटरसेक्ट का काम करेगा। एंड s.sid इन, ये दोबारा एलियस बना के दोबारा यहाँ पे हम ये ग्रीन के लिए कंडीशन लगा देंगे। ये रेड के लिए कंडीशन लगाई थी
और ये ग्रीन के लिए कंडीशन लगा देंगे। तो इसी तरह बोथ रेड एंड ग्रीन बोट हमें मिल जाएगी। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि इंटरसेक्ट की जगह एंड आ गया और हमने नेस्टेड क्यूरी यूज़ कर ली है। पहले हमने सिंपल उसको दोबारा ज्वाइन किया था, लेकिन अब हमने s.sid इन ये नेस्टेड क्यूरी यूज़ कर ली है। ये इंटरसेक्ट ये हम इस तरह भी कर सकते हैं कि नेस्टेड क्यूरी को ऊपर ले जाएंगे। इंटरसेक्ट को सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट वेज हैं क्यूरी को लिखने के। इंटरसेक्ट को नीचे ले आएँ और इन जो पहले हमने यहाँ पे लिखा था उसको ऊपर ले जाएं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये क्यूरी वैसे ही कम्प्लेक्स है, तो बेहतर ये है कि अगर इस क्यूरी को इस तरह लिखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है ये, क्योंकि इससे ज़रा इसकी कम्प्लेक्सिटी कम हो गई है। इस तरह दोबारा इंटरसेक्ट लिखना पड़ रहा है। और इंटरसेक्ट जो है बाज़ दफ़ा जो MySQL के कुछ वर्जन है वो इंटरसेक्ट को सपोर्ट भी नहीं करते, तो इसलिए ये इतनी कोई इम्पोर्टेंट ये कोई इम्पोर्टेंट इतना लिखने का तरीका नहीं है। ये इम्पोर्टेंट क्यूरी है। फाइंड द नेम्स ऑफ सेलर्स हु हैव रिजर्व्ड ऑल बोर्ड्स। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे इसको हम इस तरह पढ़ेंगे कि फाइंड एस सेलेक्ट s.s नेम, यानी फाइंड दोज सेलर्स वेयर नॉट एग्जिस्ट, यानी ऐसे ना एग्जिस्ट करते हों ऐसे सेलर्स जिन्होंने बोट्स रिजर्व करवाई हैं। सेलेक्ट b.bid फ्रॉम बोट्स b एक्सेप्ट select r.bid from reserves r where r.sid is equal to s.sid। यानी ऐसे कोई सेलर्स एग्जिस्ट ना करते हों जिन्होंने बोट रिज़र्व करवाई हैं और वो उनका रिज़र्व्स में नाम है। तो इसका मतलब है कि हमें ऐसे सेलर्स मिल जाएंगे जिन्होंने सारी बोट रिज़र्व की हैं। जिसने बोट रिज़र्व नहीं की उसका यहाँ पे रिज़र्व में नाम नहीं आएगा और वो यहाँ पे हमें जो बूलियन कंडीशन है वो हमें फॉल्स दे देगी और जो फॉल्स रिटर्न कर देगी, और s.s नेम जो है वो नहीं आएगा। तो इसका मतलब है इसको हमने रिवर्स फॉर्म में लिखा है कि आप ऐसे सेलर्स फाइंड कर लें कि ऐसे सेलर्स हों कि जिन्होंने कोई ना कोई रिज़र्व करवाई हो वो हमें मिलेगी। यानी ऐसे सेलर्स ना हो जिन्होंने कोई भी रिज़र्व नहीं करवाई या एटलीस्ट एक भी रिज़र्व नहीं करवाई, तो वो हमें नहीं मिलेगी। तो ये हमने इसको रिवर्स कंडीशन में लिखा है, हु हैव रिजर्व्ड ऑल बोट्स। तो हमने उसको लिखा इस तरह कि रिवर्स कंडीशन में कि हम ऐसे सेलर्स फाइंड कर लें कि जिन्होंने कोई भी बोट रिज़र्व नहीं करवाई। तो वो जब हम उस नॉट एग्जिस्ट कंडीशन लगाएंगे तो फॉल्स आ जाएगा। तो जो ट्रू सिर्फ उन्हीं के लिए आएगा जिन्होंने सारी बोट्स रिज़र्व करवाई होंगी। यही एक और तरीका है इसको लिखने के लिए, वेयर नॉट एग्जिस्ट। या आप खुद देख लीजिएगा कि ये किस तरह काम कर रही है क्यूरी। ये भी एक तरीका है, लेकिन ये भी ठीक है, एक्सेप्ट के साथ भी ठीक है। इन्होंने एक्सेप्ट के अगर एक्सेप्ट यूज़ नहीं करना तो नॉट एग्जिस्ट, दोनों में नॉट एग्जिस्ट आ सकता है। लेकिन इसको लिखने का तरीका वही है कि क्यूरी को रिवर्स करके हम लिख रहे हैं, रिवर्स करके उसको चेक कर रहे हैं। एग्रीगेट ऑपरेटर्स जो हैं वो कहलाते हैं काउंट, सम, एवरेज। यानी ये काउंट, सम, एवरेज, मैक्स और मिन, यानी जो इंटीजर्स पे एक्ट करते हैं वो कौन से ऑपरेटर कहलाते हैं? एग्रीगेट ऑपरेटर्स कहलाते हैं। Find the average age of all sailors. So select AVG, average. AVG stands for average. Select average s dot age from sailors s. Simple के लिए. Find the average age of sailors with a rating of 10.
सेलेक्ट एवरेज एस डॉट एज फ्रॉम सेलर्स एस वेयर एस डॉट रेटिंग इज इक्वल टू 10। सिंपल है। फाइंड द नेम एंड एज ऑफ ओल्डेस्ट सेलर्स। ओल्डेस्ट सेलर का मतलब होगा हम यहाँ पे मैक्स लगा देंगे, यानी मैक्सिमम एज जिसकी होगी वो ओल्डेस्ट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि इन इज इक्वल टू साइन, यानी इन जो है वो इक्वल टू साइन के इक्वल भी हो सकता है। तो ये नेस्टेड क्यूरी है एक तरह की, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। क्यूरी 27 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप खुद देख लीजिएगा। इसी तरह क्यूरी 27 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। काउंट द नंबर ऑफ सेलर्स, सेलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम सेलर्स। ये काउंट में हम जो भी एट्रीब्यूट देंगे उसको काउंट कर देगा। मसलन काउंट द नंबर ऑफ डिफरेंट सेलर्स नेम्स, यानी डिफरेंट सेलर्स नेम्स जो हैं वो कितने लोगों के हैं। तो सिलेक्ट काउंट कॉलम में, कॉलम के अंदर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट्स के अंदर क्या आ जाएगा, डिस्टिंक्ट एस डॉट एस नेम फ्रॉम सेलर्स एस, यानी डिस्टिंक्ट जितने भी एस डॉट एस नेम है वो काउंट कर देगा। काउंट द नंबर ऑफ डिफरेंट सेलर नेम्स। ये आप खुद देख लीजिएगा, ये बहुत आसान क्यूरीज हैं। ये इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज। ग्रुप बाय और हैविंग वहाँ पे यूज़ होती है। ग्रुप बाय वहाँ पे पहले देखते हैं ग्रुप बाय कहाँ पे यूज़ होती है। ग्रुप बाय वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे हमने किसी भी क्यूरी के अंदर जो टपल्स हैं और टपल्स में जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके लिहाज से हमने उनको ग्रुप की फॉर्म में लिखना होता है। मसलन फॉर एग्जांपल हमने अगर किसी क्यूरी में एस डॉट रेटिंग, यानी रेटिंग की अगर फॉर्म में उसको हमने ग्रुप करके लिखना है, ग्रुप की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ग्रुप की फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसको अगर हम ग्रुप की फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, 1 पहले आ जाएगा, इसके बाद 3 और 3 बराबर आ जाएंगे उसके। इसके बाद क्या होगा, 3 के बाद कौन सा है, 7 है, 7 आ जाएगा। फिर 8 और 8 इकट्ठे आ जाएंगे, 7 के साथ ये भी 7 आएगा, यानी ये 7 और 7 इकट्ठे हो जाएंगे, यानी ग्रुप बाय क्लॉज जो है ये ग्रुप बना देगी 7 और 7 का। इसी तरह 8 और 8 का ग्रुप बन जाएगा। 9 अकेला ही है, हाँ जी 9 अकेला ही है, और 10 और 10 इन दोनों का ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप बाय क्या करती है कि किसी भी फील्ड से अगर हम को करना चाहें तो वो ग्रुप बाय ग्रुप बना देती है डिफरेंट फील्ड्स के मुताबिक। अगर रेटिंग के मुताबिक करना चाहें तो वो ग्रुप बना देगी। अब फॉर एग्जांपल इसकी जो क्यूरी 31 जो उसने लिखी है, क्यूरी 31 कौन सी है, फाइंड द एज ऑफ यंगेस्ट सेलर्स फॉर ईच रेटिंग लेवल, यानी फाइंड द एज ऑफ यंगेस्ट सेलर्स फॉर ईच रेटिंग लेवल। इसका मतलब ये है कि इसको हम सिलेक्ट एस डॉट रेटिंग, यंगेस्ट उसने पूछा हुआ है तो अब मैक्सिमम की जगह क्या आ जाएगा, मिनिमम एस डॉट एज, लेकिन उसने लिखा हुआ है फॉर ईच रेटिंग लेवल, तो वो हम ग्रुप बाय यूज़ कर लेंगे। ग्रुप बाय क्या करेगा कि उसको पहले 1 से ग्रुप बना देगा, फिर 2 फिर से ग्रुप बना देगा, फिर 3 का ग्रुप बना देगा, फिर 4 का ग्रुप बना देगा, फिर 5 का ग्रुप बना देगा, फिर 6 का, इसी तरह अप टू 10 तक वो ग्रुप बना देगा। और ग्रुप बना के हर एक की वो जो है वो मिनिमम काउंट करेगा कि किसकी एज जो है मिनिमम है, तो उसमें मिनिमम एज जो है वो यहाँ पे हमें रिटर्न कर देगा। तो यंगेस्ट सेलर हमें मिल जाएगा और उसकी रेटिंग मिल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्यूरी है। फाइंड द एज ऑफ द यंगेस्ट सेलर्स हु इज
एलिजिबल टू वोट, यानी एट लीस्ट 18 ईयर ओल्ड, यानी वो एट लीस्ट 18 ईयर ओल्ड पर वोट का हक मिलता है। तो हु इज़ एलिजिबल टू वोट, यानी इसका मतलब है वो एट लीस्ट 18 ईयर ओल्ड होना चाहिए फॉर ईच रेटिंग लेवल विद एट लीस्ट 2 सच सेलर्स। अब यहाँ पे आएगा हैविंग और ग्रुप बाय और हैविंग का यूज़ आएगा कि ग्रुप भी बनाना है और उसके बाद ग्रुप पे कंडीशन भी लगानी है, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि एक तो ग्रुप बनाए फॉर ईच रेटिंग लेवल के लिए ग्रुप बनाए एंड विद एट लीस्ट 2 सच सेलर्स, यानी ऐसे एट लीस्ट 2 सच सेलर्स होने चाहिए। तो इसका मतलब है काउंट स्टैटिक क्या होगा, जो ग्रुप बाय पे काउंट लगेगा वो दैट शुड बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि एट लीस्ट 2 सेलर उसने कहा हुआ, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अगर एट लीस्ट 3 सेलर्स कहता तो यहाँ पे 2 आ जाता, काउंट स्टैटिक ग्रेटर देन 2। तो अब बाकी उसी तरह मिनिमम यूज़ करेंगे। कंडीशन क्या होगी, एस डॉट एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, क्योंकि वो वोट सिर्फ वही दे सकते हैं जिनकी एज 18 ईयर्स ओल्ड हो। तो एस डॉट एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ग्रुप बाय रेटिंग, क्योंकि उसने कहा है फॉर ईच रेटिंग लेवल ग्रुप बाय रेटिंग और एट लीस्ट 2 सच सेलर्स, तो इसका मतलब है काउंट स्टैटिक शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है जी, ये आगे उसने ये एक्सप्लेन किया हुआ कि क्यूरी किस तरह काम कर रही है, ये आप देख लीजिएगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपने खुद स्टडी करनी है। हर एग्जांपल की उसने एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि किस तरह क्या आंसर आता है और किस तरह क्यूरी रन हो रही है। ये एग्जांपल्स इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपने करनी है। नल वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिकल कनेक्शन एंड और नॉट, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब कुछ हम देखते हैं, आउटर जॉइन की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते थे? इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आपको याद होगा चैप्टर 2 और 3 में भी, शायद हम चैप्टर 2 में ज़्यादातर हमने पढ़े हैं। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स ये होते थे कि हम ये इंश्योर करते थे कि टेबल के अंदर जो डाटा स्टोर हो रहा है वो वैलिड हो, यानी वो कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जो हम डिफ़ाइन करते थे उनको वो वायलेट ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हमने ये कंडीशन लगाई हुई है कि जो रेटिंग है, टू इंश्योर दैट रेटिंग मस्ट बी एन इंटीजर एंड इन द रेंज ऑफ 1 to 10, यानी रेटिंग जो है सिर्फ 1 से लेकर 10 तक हो सकती है, इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकती। तो उसके लिए जब हम क्रिएट टेबल करेंगे तो क्रिएट टेबल के साथ जब हम प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं SID, तो यहाँ पे एक चेक लगा देते हैं। ये कीवर्ड है चेक। चेक का मतलब ये होगा, चेक यानी जब वो टेबल कंस्ट्रक्ट करेगा तो ये एक कंस्ट्रेंट लग जाएगा चेक, जिससे ये होगा कि रेटिंग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड रेटिंग शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, यानी रेटिंग शुड बी बिटवीन 1 and 10, 1 और 10 के दरमियान हो सकती है। तो ये टेबल पे कंस्ट्रेंट लग जाएगा। अब जब भी टेबल के अंदर हम इंसर्ट इनटू वैल्यूज़ वाली वो क्लॉज रन करेंगे तो सबसे पहले वो ये चेक करेगा कि रेटिंग उसकी 1 और 10 के दरमियान है या नहीं है। अगर तो नहीं है तो वो उसको टपल्स को ऐड ही नहीं करने देगा। अगर वो रेटिंग 1 और 10 के दरमियान है तब ऐड करने देगा। तो इसका मतलब है जो चेक है दैट इज़ कॉल्ड इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, यानी प्रैक्टिकली टेबल के ऊपर इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है वो हम किस तरह लगा सकते हैं यूजिंग चेक। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें हमने कोई कंडीशन लगाई हुई है कि जो बोट जिसका नाम इंटरलेक है वो रिज़र्व नहीं हो सकती, वो कोई स्पेशल बोट है या उसमें कोई ख़राबी आई हुई है या कोई मसला है। हमने बस ये कहा हुआ है कि टेबल जब क्रिएट हुआ है तो हमने ये चेक लगाया है कि इंटरलेक बोर्ड जो है वो रिज़र्व नहीं हो सकती, और जो मर्ज़ी हो और जो मर्ज़ी
बोट्स रिज़र्व करवा लें, इंटर लेक जो है वो रिज़र्व नहीं हो सकती। तो उसमें क्या करेंगे, चेक इंटर लेक इज़ नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, नॉट इक्वल टू सेलेक्ट बी डॉट बी नेम फ्रॉम बोट्स बी वे बी डॉट बी आई डी इज इक्वल टू रिजर्व डॉट बी आई डी। अब वो चेक ये करेगा जब भी हम उसमें इसमें वैल्यू स्टोर कराना चाहेंगे या जब भी अपडेट करेंगे, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वैल्यू स्टोर कराएं या अपडेट करें टेबल को। तो सबसे पहले वो देखेगा कि बोट्स जो इंटर लेक है वो रिज़र्व में तो शामिल नहीं है, यानी उसकी बीआईडी रिज़र्व की बीआईडी में शामिल तो नहीं है। अगर वो रिज़र्व्स की बीआईडी में शामिल है, इसका मतलब है वो रिज़र्व हुई हुई है, तो वो उसको ऐड नहीं करने देगा। तो इसका मतलब है कि बोट इंटर लेक जो है वो रिज़र्व नहीं हो सकती, वो या तो ख़राब है या जो कुछ भी है, बस हमने ये कंडीशन लगा दी है कि वो रिज़र्व नहीं हो सकती, ये चेक के ज़रिए कंडीशन लगा दी है। ठीक है, टू इन्फोर्स द कंस्ट्रेंट दैट इंटरलेक बोट्स कैन नॉट बी रिजर्व, ये हम चेक कंडीशन से ये हम कंडीशन लगा सकते हैं। इसके बाद है जी ट्रिगर्स एंड एक्टिव डेटाबेसेस। ट्रिगर जो है वो इस तरह काम करते हैं कि सबसे पहले कोई ना कोई इवेंट होता है, यानी एक इवेंट है विच इज़ अ चेंज टू डेटाबेस दैट एक्टिवेट्स द ट्रिगर, यानी कोई इवेंट ऐसा हैपन होता है जिसकी वजह से ट्रिगर एक्टिवेट हो जाता है। कंडीशन क्या करती है, कंडीशन का काम है अ क्यूरी और टेस्ट दैट इज़ रन व्हेन ट्रिगर इज़ एक्टिवेटेड, यानी जब ट्रिगर एक्टिवेट हो जाता है तो वो कंडीशन चेक करता है कि कंडीशन जो है वो रन हो रही है या नहीं हो रही। और एक्शन क्या होता है कि वो फिर प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर इज सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, इट इज़ एग्जीक्यूटेड व्हेन द ट्रिगर इज एक्टिवेटेड एंड इट्स कंडीशन इज ट्रू। तो सबसे पहले इवेंट ऑकर होता है दैट एक्टिवेट्स द ट्रिगर, इसके बाद वो कंडीशन को चेक करता है, कंडीशन अगर ट्रू हो तो वो एक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाता है। कंडीशन इन अ ट्रिगर कैन बी ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कंडीशन जो है वो बूलियन कंडीशन हो सकती है दैट इज ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जांपल ऑल एम्प्लॉय सैलरीज आर लेस देन 100,000 डॉलर, यानी अगर तो फर्ज करें कंडीशन में ये कंडीशन है कि एम्प्लॉयज़ की सैलरीज जो हैं वो हमने दी हुई है, कंडीशन ये दी हुई है कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी मैक्सिमम 100,000 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो वो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो आगे चलेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो आगे एक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये कंडीशन की एग्जांपल है। तो अ ट्रिगर कैन बी थॉट ऑफ एज अ डीमॉन। डीमॉन का मतलब होता है कि दैट मॉनिटर्स अ डेटाबेस एंड इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द डेटाबेस इज मॉडिफाइड, यानी ये एक ऐसा चेक है जो हर वक्त डेटाबेस पे या टेबल्स पे हर वक्त उसकी नज़र होती है, हर वक्त उसकी आइज़ जो हैं वो टेबल्स पे होती हैं कि वो उसको टेबल्स को मॉनिटर कर रहा होता है कि कोई गलत टपल या कोई ऐसा वायलेटेड वैल्यू जो है वो उसमें ऐड ना हो जाए या कोई इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेट ना हो जाए। ये वैसे ट्रिगर ज़्यादातर प्रोसीजरल लेवल एसक्यूएल में यूज़ होते हैं जिसे PL/SQL कहते हैं, और ये ओरेकल में ज़्यादातर यूज़ होती है। MySQL के कुछ वर्जन्स में ये यूज़ नहीं होती, इसलिए हमने ये लैब में नहीं शामिल किया, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा आप देख लेते हैं इसका ओवरव्यू कि फॉर एग्जांपल ये क्या कर रहा है, ये ट्रिगर क्रिएट ट्रिगर, ये एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं कि क्रिएट ट्रिगर, इसे हम एसक्यूएल नहीं कहते, इसे हम प्रोसीजर लेवल एसक्यूएल कहते हैं, PL SQL। क्रिएट ट्रिगर
इनिशियल इनिशियल ये कुछ मिस प्रिंटिंग लग रही है, इनिशियल काउंट होना चाहिए इन क्रिएट ट्रिगर इनिशियल काउंट बिफोर इंसर्ट ऑन स्टूडेंट्स, डिक्लेयर काउंट इंटीजर, बिगिन काउंट इज इक्वल टू 0 एंड। यानी ये स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या कर रही हैं कि जब स्टूडेंट्स में कोई भी इंसर्ट टपल इंसर्ट होगा, कोई भी रो इंसर्ट होगी, तो वो इंटीजर जो काउंट हमने इंटीजर यूज़ किया हुआ है उसको वो ज़ीरो कर देगी। ये कंडीशन जो है वो ये काम कर रही है। यानी इसमें इवेंट ये हुआ, इवेंट क्या हुआ कि स्टूडेंट्स के अंदर रोज़ इंसर्ट हो रही हैं या टपल्स इंसर्ट हो रहे हैं, तो उसमें एक्शन क्या लिया हमने कि काउंट जो वेरिएबल था जो हमने डिक्लेयर किया हुआ था उसको ज़ीरो कर दिया। तो ये इसे कहते हैं, ये एक ट्रिगर है, ठीक है। इसी तरह क्रिएट ट्रिगर इंक्रीमेंट काउंट आफ्टर इंसर्ट ऑन स्टूडेंट्स, यानी जब स्टूडेंट्स में इंसर्ट हो जाएगी वैल्यू तो उसके बाद आपने क्या करना है, व्हेन न्यू एज, ये कंडीशन है, व्हेन न्यू डॉट एज ग्रेटर दैन 18, यानी जो न्यू टपल था उसकी एज 18 थी, यानी लेस दैन 18 थी, मतलब ये है कि वो यंगर सेलर में था, उसकी एज अभी 18 तक नहीं पहुंची थी, 18 से लेस थी। तो फॉर ईच रो बिगिन काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, यानी फॉर ईच रो, हर रो के लिए काउंट को क्या करो कि काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है जी। न्यू इज जस्ट इंसर्टेड टपल, न्यू जो है वो क्या है, जो इंसर्टेड टपल है, यानी जिसकी एज जो है वो लेस दैन 18 है। अगर तो उसकी एज लेस दैन 18 है, व्हेन न्यू डॉट एज इज लेस दैन 18, फॉर ईच रो क्या करे, काउंट को काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 करते। तो ये जो बेसिकली है ये ऑरेकल का सिंटैक्स है, ऑरेकल PL सीक्वल, तो इसे कहते हैं प्रोसीजर लेवल सीक्वल या प्रोसीजर लेवल SQL स्टेटमेंट्स। ये ऑरेकल में सपोर्ट करती हैं, जो माई सीक्वल में हम पढ़ रहे हैं उसको ये सपोर्ट नहीं करती, इसलिए उसमें हमने लैब में ये यूज़ नहीं की। लेकिन चूँकि ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए ट्रिगर क्या होते हैं, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है इसमें जो काम कर रहे हैं डेटाबेस में वो ट्रिगर्स को यूज़ करना चाहें, उसके लिए आप SQL यूज़ करके तो आप ये कर सकते हैं, ट्रिगर्स यूज़ कर सकते हैं या कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं, ठीक है। बस यहीं तक हमने पढ़ना था, डिज़ाइनिंग एक्टिव डेटाबेस इसमें नहीं है, बस यहाँ तक आप पढ़ लें। और ये वैसे इसमें से एग्ज़ाम में नहीं आएगा क्योंकि ये जो है ये माई सीक्वल की स्टेटमेंट्स नहीं है, ये ऑरेकल की स्टेटमेंट्स है, ऑरेकल PL सीक्वल है और PL सीक्वल हमने नहीं पढ़ी। तो ठीक है जी, ये चैप्टर 5 हमारा जो है वो फिनिश हो गया यहाँ पे। इसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर आई थिंक 7 या 8 है, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, ठीक है जी।